तमाम देखने, सुनने और सोचने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम बात करेंगे उन चंद वाक़यात की, उन इवेंट्स की जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। अगर मुल्क लासानी संगीनी पर गौर-व-खोज करता तो शायद आज का पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ होता। अगर मुल्क जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलता तो शायद आज का पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ होता। अगर मुल्क जंगों का हिस्सा ना बनता तो शायद आज का पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ होता। अगर फातिमा अली जिन्ना इलेक्शन ना हारती तो शायद आज का पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ होता। अगर शुरू से लेकर अब तक सिविल मिलिट्री रिलेशन ठीक होते तो शायद आज का पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ होता। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसके 2 माह बाद ही पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ जंग में पड़ गए। ये पहली इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी जिसको कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि पहले से ही पाकिस्तान माली तौर पर बहुत कमजोर था और इस जंग के बाद माली और जिस्मानी दोनों नुकसानात पाकिस्तान को झेलने पड़ते हैं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसके कुछ माह बाद ही हम देखते हैं कि कायदे आज़म की एक तारीखी तकरीर सुनने को मिलती है। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जो कि 21 मार्च 1948 को ढाका में हुई। इसमें बहुत सी बातों के साथ एक ये भी बात बयान की गई कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू होगी, जबकि उस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबानें जैसे कि बंगाली, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची थी। उर्दू जो महज 5 से 7% लोग बोल सकते थे, उस जुबान को कौमी जुबान का टाइटल दे दिया गया, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि 1971 में जब मुल्क 2 हिस्से होता है तो उसकी एक बड़ी वजह लसानी तकरार भी होती है। अगर मुल्क में 1956 तक कोई आइन नहीं बनाया गया, अगर 1956 तक कौमी जुबान भी ना बनाई जाती और फिर 1965 में अयूब खान के दौरे हुकूमत में हम देखते हैं पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया के खिलाफ जंग में पड़ जाता है और इस जंग के नताइज बहुत ही मनफी होते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान अमरीकी अलायंसेस का हिस्सा बनता है, जैसे कि सीटो और सैंटो, और फिर बहुत से डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, डैम्स बनते हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स पाकिस्तान में आ रहे होते हैं। और इससे एक स्टेप पीछे अगर हम जाएं, इंडिया और चाइना की जंग होती है 1972 में, जिसमें इंडिया को डिफीट होती है चाइना के हाथों। और इस सब को देखते हुए पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर चाइना ने इंडिया को हरा दिया है तो हम भी इंडिया को हरा सकते हैं। इसी जंग को याद करते हुए पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाता है और इंडिया का कहना ये था कि 1965 की जंग उसने जीती, लेकिन पाकिस्तान चूंकि सियासी हालात के लिहाज से बहुत कमजोर था और उसको लंबे अरसे तक ज्यादा नुकसान पहुंचा और मुल्क की इकॉनमी पर जंग के अखराजात का भारी बोझ पड़ा और फिर पाकिस्तान पहले वाला पाकिस्तान ना रहा। 16 दिसंबर 1971 वो दिन जब कायदे आज़म का पाकिस्तान 2 हिस्से हो गया। पहले से ही लसानी और जमहूरी वजूहात से गमो गुस्सा करती हुई कौम को डिसइनफ्रेंचाइज्ड कर दिया गया, जिसमें सब ने अपना अपना किरदार अदा किया, जिसकी वजह से मुल्क अलग अलग हुआ। उसकी वजूहात तो बहुत सी हैं और हम तारीख से सीखते हैं कि जब किसी को उसका जायज हक ना दिया जाए तो उसके नताइज संगीन होते हैं। हम ये बात फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी सीख सकते हैं, क्योंकि एक बड़े हिस्से को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया और इसमें जो ग्रीवेंसेस थे वो ये थे कि ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल वेस्ट पाकिस्तान में जा रहा था। और फिर वक्त आता है 1972 का, जब भुट्टो ने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. The control of these industries now rests with the state of Pakistan. और इस नेशनलाइजेशन की वजह से सरमायादारों का एतमाद टूट जाता है और आने वाले अगले 25 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ना ही कोई इंडस्ट्री लगती है। और जो इंडस्ट्रीज नेशनलाइज होती हैं वो नाअहल लोगों के हवाले कर दी जाती हैं और इंडस्ट्री में सियासी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई या फिर बाद में उनको प्राइवेट कर दिया गया। इसकी मिसाल हम कुछ यूँ ले सकते हैं कि जब आज़ादी के वक्त 1947 में पाकिस्तान को
3 शिपिंग बहरी जहाज मिले थे वो बाद में 1974 तक 75 हो गए और बाद में भुट्टो ने कंपनी को प्राइवेट कर दिया और उसको प्राइवेट करके पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया। 1992 में जब नवाज शरीफ ने इस शिपिंग कंपनी को लाइसेंस देना शुरू किए की तादाद 25 रह गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन ने माली तौर पर कमज़ोर किया। 5 जुलाई 1977 ये वक्त तो गालबन सबको याद होगा। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। जी हाँ, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ जिसका सबसे पहला हमला मीडिया पर होता है और खुलेआम जर्नलिस्ट को कोड़े पड़ते हैं। इसी दौरान अफगान जंग भी शुरू हो जाती है और पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से जंग का हिस्सा बनने की ऑफर आती है जिसके मद में डॉलर की ऑफर भी होती है। तो ज़ियाउल हक का मशहूर जवाब आता है कि ये मूंगफली अपने पास रखो और फिर कुछ यूँ होता है उस रकम को बढ़ाकर $3 बिलियन कर दिया जाता है और पाकिस्तान खुशी खुशी इस जंग का हिस्सा बन जाता है। उस पर हम देखते हैं कि इस जंग का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान की आज तक जो इंटरनेशनल इमेज है उसकी वजह ये जंग का हिस्सा बनना था और इसी के साथ साथ उस जंग में पड़ने के बाद तकरीबन 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से ही पाकिस्तान में क्लैशनकोव का कल्चर भी उस वक्त में आया जो यहाँ पाकिस्तान में खूब स्मगल हुआ। इसी के साथ साथ दूध ऑर्डिनेंस ने भी अपना खूब किरदार अदा किया माशरे को मिटिड करने के लिए और करिकुलम में भी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी लिस्ट भी लंबी है। और फिर 1999 को कारगिल का वाक़या पेश आता है। इस वाक़े को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस जंग के कुछ माह पहले ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का पाकिस्तान में दौरा होता है और उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से गुफ्तगू होती है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मीनार पाकिस्तान के सामने तकरीर करते हुए कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करता है और तभी दो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की जानिब से कारगिल में फौज भेजने के फैसले ने इंडिया और पाकिस्तान में गहरी दरार डाल दी जिसको आज तक दोनों मुल्कों की लीडरशिप खत्म नहीं कर पाई। और फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को मजीद खराब करने के लिए 2 वाक़यात पेश आते हैं। जी हाँ, 2 जनवरी 2016 पठानकोट का वाक़या और मुंबई टेररिस्ट अटैक। इन अटैक्स में पाकिस्तान और इंडिया के पीस प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की जाती है जो आज तक कभी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात हो तो टैक्स ही अपना मनफी किरदार अदा करते हैं और फिर वो वक्त आता है जिसके असरात हम आज तक पाकिस्तान में देख सकते हैं। जी हाँ, 1998 का वक्त जब पाकिस्तान अफगान जंग का हिस्सा बनता है। ये लड़ाई दरअसल 2 सुपर पावर्स के दरमियान थी, यूएसए और सोवियत यूनियन यानी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। ये बात शुरू होती है 1978 से जब सोवियत यूनियन अफगान में आता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर गर्म पानियों तक पहुंचने ताकि अपनी तजारत को भी बढ़ा पाए क्योंकि हम जानते हैं कि गर्म पानियों में तजारत करना बहुत ही सस्ता और 12 महीने उसमें तजारत की जा सकती है। और जब पाकिस्तान अफगान जंग का हिस्सा बनता है तो डॉलर्स के लिए अफगान जहाद को मजहबी रंग दिया जाता है। तो पाकिस्तान आज तक इसके नताइज भुगत रहा है और फिर बाद में चलकर हम देखते हैं APS अभी वाक़या पेश आता है तो दिल को दहला देता है। तमाम इवेंट्स जो पाकिस्तान में हुए अगर इनको एक अलग तरह से डील किया जाता आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ होता।